हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल नंदन पाठशाला पर। जी हाँ, आज के इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, उसके साथ ही ये सारे जो क्वेश्चन हैं वे क्वेश्चन आगे भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। जी हाँ, जैसे रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, या फिर अन्य जितनी भी बहालियां होती हैं या सरकारी नौकरियां आती हैं, उन सब में भी जो क्वेश्चन है वो आपके क्लास से ही रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए आप इन सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखते चलिए, और यदि आपको पहले से याद है तो उनका आप रिवीजन कर लीजिए और मिलान कर लीजिए कि आप जो है वो कितना सही याद किए हैं और कितना आप गलत याद किए हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल या इनमें सभी। जी हाँ, तो हम आपको बतला दें ये जो ऑप्शन डी है इनमें सभी, ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। अर्थात ये जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल मिलकर ही क्या करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं। जी हाँ, पारिस्थितिक तंत्र का, वायुमंडल का, स्थल मंडल का या जल मंडल का। तो जीव मंडल के विभिन्न घटक और उनके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान जो है सभी मिलकर के क्या करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। जी हाँ, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही होगा। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। जी हाँ, इस तीनों में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है जिसको कि प्रकृति ने बनाया है, यानी स्वयं वह निर्मित हुआ है। जी हाँ, तो यहाँ जो ऑप्शन डी है समुद्र, ये जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। बाकी ये तीनों जो है ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हैं। चौथा क्वेश्चन, जीवमंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। जी हाँ, तो जीवमंडल की स्वपोषित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। जी हाँ, तो यहाँ जो ऑप्शन सी होगा ये बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन, सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है। जी हाँ, सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटनकर्ता या सूक्ष्म उपभोक्ता। जी हाँ, तो हम आपको बताते चले कि जो सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट जो भोजन बनाने वाले जीव होते हैं, जी हाँ, उन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। अर्थात ये उत्पादक कौन है, तो जो हरे जो पेड़ पौधे हैं वे ही उत्पादक कहलाते हैं, और ये ही क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट क्या करते हैं कि अपना खाना कार्बनिक यौगिक अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। छठा क्वेश्चन, समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है। जी हाँ, समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो इनमें से कौन है, हरे पौधे, तापक्रम, जल या सौर ऊर्जा। जी हाँ, समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। जी हाँ, सौर ऊर्जा जो है ये इस पृथ्वी पर समस्त जीवों का क्या है, ऊर्जा का मूल स्रोत है, यानी इसी से जो है ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। जी हाँ, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में जो मेढक होगा वह किस प्रकार का उपभोक्ता होगा। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर चतुर्थ उपभोक्ता। तो जी हाँ, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में जो मेढक है वो आपका द्वितीयक उपभोक्ता होगा, क्योंकि जो मेढक होता है वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है, और जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वे क्या करते हैं कि वे हरी पत्तियां या मुलायम मुलायम घासों को खाते हैं, और फिर मेढक उनको खा जाता है। तो मेढक क्या कहलाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, कि वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों होते हैं कहलाते हैं। जी हाँ, वैसे जीव जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों होते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है, मांसाहारी, शाकाहारी, स्वपोषी या फिर सर्वभक्षी। जी हाँ, जो जीव पौधों और जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें कहा जाता है सर्वभक्षी जीव। जो जीव केवल घास को या फिर पेड़ पौधों की पत्तियों को खाता है उसे शाकाहारी कहेंगे, और जो जीव केवल मांस खाता है उसे हम मांसाहारी कहते हैं, और जो इन दोनों कामों को करता है उसको सर्वभक्षी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हम लोग का 9 नंबर। जी हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन है कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। जी हाँ, जो जीव मांसाहारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ख एवं ग अर्थात बी और सी दोनों। जी हाँ, तो मांसाहारी जीव जो होते हैं वे द्वितीयक उपभोक्ता भी होते हैं और तृतीयक उपभोक्ता भी होते हैं। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर होगा डी, यानी बी और सी दोनों। 10वां क्वेश्चन, कवक एवं जीवाणुओं को किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कहा जाता है। जी हाँ, कवक एवं जीवाणुओं को किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहा जाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपमार्जक या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जो कवक और जीवाणु होते हैं उन्हें अपमार्जक कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो होता है ये सफाई का काम करते हैं, अर्थात वहाँ जो भी जीव जंतु होते हैं वो मरने के फलस्वरूप ये जो कवक और जीवाणु हैं इनके द्वारा ही उनके शरीर को क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों में और अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ करके इस प्रकृति में मुक्त कर दिया जाता है, तो इसलिए इन्हें अपमार्जक कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, किसी पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है। जी हाँ, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से जीव जुड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? जी हाँ, आहार श्रृंखला, आहार जाल, पोषी स्तर या पिरामिड। जी हाँ, तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है। जी हाँ, क्या बनता है? आहार श्रृंखला का निर्माण होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। 12 क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण होता है। जी हाँ, जो सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं उसका उदाहरण होता है। जी हाँ, उसका क्या उदाहरण होता है आपको ये बतलाना है? शैवाल, जीवाणु, कवक या बी और सी दोनों, यानी डी में ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो देखिए अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कवक एवं जीवाणुओं को क्या कहा जाता है? अपमार्जक कहा जाता है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। जी हाँ, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण जीवाणु और कवक दोनों है, तो अर्थात यहाँ जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी बी और सी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन कि जलीय, जी हाँ 13 क्वेश्चन, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में छोटी मछलियां किस स्थान पर रहती हैं? जी हाँ, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो छोटी मछलियां होती हैं वो छोटी मछलियां किस स्थान पर रहती है ये आपको बतलाना है। प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर या चतुर्थ पोषी स्तर। तो जी हाँ, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जो छोटी मछलियां हैं वे मछलियां द्वितीय पोषी स्तर पर होती है। जी हाँ, यहाँ का जो राइट आंसर है आपका बी होगा, द्वितीय पोषी स्तर पर। अगला क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा शुरू होता है। जी हाँ, आहार श्रृंखला जो होती है, आहार श्रृंखला से हमेशा जो है निर्माण शुरू होता है। जी हाँ, किस चीज़ का निर्माण शुरू होता है? आहार श्रृंखला से। आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा शुरू होता है कहाँ से? प्राथमिक उपभोक्ता से, अपमार्जक से, द्वितीयक उपभोक्ता से या फिर उत्पादक से। तो जी हाँ, जो आहार श्रृंखला होती है वो हमेशा शुरू होती है कहाँ से? उत्पादकों से आहार श्रृंखला हमेशा शुरू होती है। अगला क्वेश्चन, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को कहा जाता है। जी हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, पोषी स्तर या अपमार्जक। तो आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को पोषी स्तर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? जी हाँ, एक जो वन पारिस्थितिक तंत्र है उस वन पारिस्थितिक तंत्र में पूछ रहा है कि कितने जो होते हैं, जी हाँ, कितने पोषी स्तर होते हैं। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ ऑप्शन आपके सामने क्या क्या है। जी हाँ, आपके सामने ऑप्शन जो है वो ऑप्शन इस प्रकार से है। जी हाँ, 1, 3, 8 या 4। जी हाँ, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो एक वन पारिस्थितिक तंत्र में जी हाँ टोटल जो होते हैं 4 पोषी स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है
कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। जी हाँ, पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है? 50%, 100%, 1% या 10%? जी हाँ, तो जो पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो सूर्य से आने वाले प्रकाश में मौजूद सौर ऊर्जा का मात्र 1% हिस्सा ही यूज कर पाते हैं। जी हाँ, तो राइट आंसर आपका सी होगा 1%। 18 क्वेश्चन, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषीय स्तर को स्थानांतरित होता है? ऑप्शन 1%, 10%, 50% या फिर 25%? जी हाँ, तो आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषीय स्तर पर कुल ऊर्जा का जो है वह 10% हिस्सा ही क्या होता है कि अगले पोषीय स्तर को स्थानांतरित होता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर रहती है? जी हाँ, अधिकतम जो ऊर्जा है वो किस स्तर पर रहती है? उत्पादक के स्तर पर, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता? तो जी हाँ, अधिकतम जो ऊर्जा होती है वो आपका उत्पादक के स्तर पर रहती है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, उत्पादक। अब जी हाँ, उत्पादक पर अधिकतम ऊर्जा कैसे होती है? तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इससे पहले जो 18 नंबर क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषीय स्तर को स्थानांतरित होता है? तो मात्र 10%। अर्थात पेड़ पौधे जो होते हैं वो डायरेक्ट अपना ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य से। और इस पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। तो डायरेक्ट जो अपना भोजन बना रहे हैं उत्पादक, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा इन उत्पादकों को मिला। उत्पादक के बाद जो होता है, यानी इनको मान के चलिए कि जो ऊर्जा मिली उसका 90% ये स्वयं यूज कर लेते हैं और 10% अगले पोषीय स्तर को स्थानांतरित करते हैं। और फिर प्राथमिक उपभोक्ता इसका 90% यूज कर लेगा और 10% इसे आगे भेजेगा। तो इस प्रकार से पोषीय स्तर में लगातार ये क्या होती है? ऊर्जा स्तर में कमी रहती है। तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है वो उत्पादकों के पास होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जी हाँ, 20 नंबर जो क्वेश्चन है उस 20 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों का है? जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों का है, यानी वैसे पदार्थ जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ाए गलाए नहीं जा सकते हैं। जी हाँ, पेपर, घास तथा पॉलीथीन, सब्जी के छिलके, लकड़ी, प्लास्टिक, डीडीटी, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, पेड़ पौधों का मृत शरीर, कपास, वाहित मल। तो जी हाँ, यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका सी नंबर ऑप्शन होगा, डीडीटी, एल्युमिनियम और प्लास्टिक। ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। अर्थात जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिनको सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सड़ा गला नहीं सकते हैं। तो जी हाँ, जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, डीडीटी, एल्युमिनियम और प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, ओजोन का निर्माण होता है। जी हाँ, ओजोन का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से, ऑक्सीजन एवं पराबैंगनी किरणों से या ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से। जी हाँ, तो ओजोन का जो निर्माण होता है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है, क्योंकि जो ओजोन होता है, ओजोन का सूत्र क्या आपने पढ़ा है? जी हाँ, O3। जी हाँ, O3 का मतलब जो होगा वो ये होगा कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के क्या करते हैं? ओजोन के एक अणु का निर्माण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 22 नंबर, CFC का व्यापक उपयोग होता है। जी हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, व्यापक उपयोग का CFC का मतलब है कि वैसे मशीन या वैसे उपकरण जिनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। जी हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही खतरनाक जो है गैसें होती हैं जो कि हमारे ओजोन परत को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। तो ये कहाँ से निकलता है आपको बताना है। एयर कंडीशनरों से, रेफ्रिजरेटरों से, जेट इंजनों से या इनमें से सभी में। जी हाँ, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा डी होगा, इनमें से सभी में। जी हाँ, ये तीनों जो होते हैं ये तीनों के तीनों क्या करते हैं कि CFC का व्यापक उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर,
ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? जी हाँ, ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होगी, अर्थात हमारा ओजोन परत यदि नष्ट होने लगे तो हमें कौन सी बीमारी होने लगेगी? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन या इनमें से सभी? जी हाँ, तो यहाँ जो राइट आंसर है ये भी इसका डी होगा। इनमें से सभी बीमारियां हमें होने लगेंगी अगर हमारा ओजोन परत में छेद होने लगे या अवक्षय होने लगे तो मनुष्य को त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन जैसी बीमारियां हो जाती है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को कहा जाता है? जी हाँ, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में जो कमी आई है उसे क्या कहा जाता है? वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? CFC, एरोसॉल, ओजोन छिद्र या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, तो उस घटना को ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, किस नाम से? ओजोन छिद्र के नाम से। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है? जी हाँ, विभिन्नता, आनुवांशिकता, आनुवांशिक पुनर्योग या फिर जीन पररूप? जी हाँ, जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से जो पैतृक गुण होते हैं उनका जो संचरण या प्रवाह होता है उसे क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो जो राइट आंसर होगा बी होगा, आनुवांशिकता कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, हेरोल्ड यूरे को, ग्रेगर जॉन मेंडल को या सिडने फॉक्स को? जी हाँ, तो आनुवांशिकी का जो पिता है वो आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था कि मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवांशिकता को परिभाषित किया था या फिर सिद्ध किया था। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, अपने प्रयोग में विपरीत गुण वाले दो जनक पौधों को मेंडल ने क्या नाम दिया तथा उन्हें किस अक्षर से इंगित किया? जी हाँ, मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था तो विपरीत गुण वाले दो जनक पौधों को मेंडल ने क्या नाम दिया तथा उन्हें किस अक्षर से इंगित किया? तो जो विपरीत गुण था उनको जो मेंडल है उन मेंडल ने क्या नाम दिया? जनक पीढ़ी P, प्रथम संतति F1, दूसरी पीढ़ी F2 या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, आपको यहाँ पर जो है राइट आंसर का चूज करना है कि यहाँ राइट आंसर क्या होगा। अपने प्रयोग में विपरीत गुण वाले दो जनक पौधों को मेंडल ने क्या नाम दिया तथा इन्हें किस अक्षर से सूचित किया? तो जी हाँ, जिन पौधों पर मेंडल ने अपना पहला प्रयोग किया था उसे उन्होंने जनक पीढ़ी कहा और इसे P अक्षर से सूचित किया था। 28 क्वेश्चन कि मेंडल के एक संकरण प्रयोग के F2 पीढ़ी में जीन प्ररूपी अनुपात क्या पाया गया? जी हाँ, उन्होंने जो प्रयोग किया उस प्रयोग में F2 पीढ़ी में जीन प्ररूपी अनुपात क्या पाया गया था ये आपको बतलाना है। तो जी हाँ, जो जीन प्ररूपी अनुपात है ये जीन प्ररूपी अनुपात आपको 1:2:1 पाया गया था। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। 29 नंबर क्वेश्चन, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? जी हाँ, जो मेंडल थे वो किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रिया? जी हाँ, तो जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा, ऑस्ट्रिया देश में ईसाइयों के वो एक मठ में क्या थे? पादरी थे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है कि उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसका मत है? जी हाँ, जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो लक्षण वंशागति होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इस मत को जो है किसने प्रतिपादित किया था? डार्विनवाद, ओपेरियन, लामार्कवाद, मिलर एवं हेराल्ड यूरे? जी हाँ, तो उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत जो है वो लामार्क ने प्रतिपादित किया था। तो जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास जो है यह किसका मत है? जी हाँ, ऑप्शन ए डार्विनवाद का, ऑप्शन बी ओपेरियन का, ऑप्शन सी लामार्कवाद का या ऑप्शन डी मिलर एवं हेराल्ड यूरे का?
तो यहाँ जो राइट आंसर है वो आपका ए होगा, डार्विनवाद का। जी हाँ, डार्विन ने ही प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास से संबंधित मत को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, प्रकृति योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है, यह किसका मत है? जी हाँ, इस मत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए हेल्डेन, ऑप्शन बी वाइसमैन, ऑप्शन सी लामार्क या ऑप्शन डी डार्विन। जी हाँ, यहाँ आपको राइट आंसर का चयन करना है, हेल्डेन, वाइसमैन, लामार्क तथा या फिर डार्विन। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो डार्विन है। जी हाँ, डार्विन ने ही बतलाया था कि जो ये प्रकृति है ये योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल भिन्नता वाले जीवों को वो क्या करती है? नष्ट कर देती है। इस प्रकार जो है नए नए जीवों का निर्माण होते रहता है इस प्रकृति में। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, लामार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया था कौन थे? जी हाँ, लामार्कवाद का जिन्होंने खंडन किया और क्या किया कि चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया था। जी हाँ, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है आपको बतलाना है, सिडने फॉक्स, वाइसमैन, ओपेरियन या फिर हेल्डेन। जी हाँ, तो हम आपको बतलाते चले कि जो वाइसमैन नामक वैज्ञानिक है इन्होंने ही क्या किया था, चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया था। जी हाँ, चूहे की कितनी पीढ़ियों पर? जी हाँ, 21 पीढ़ियों पर इन्होंने प्रयोग किया था वाइसमैन ने, और इन्होंने ही दिखलाया था कि चूहे की पूंछ वो हर बार काट दे रहे थे और जो उस चूहे का बच्चा हो रहा था तो वो पूंछ वाला हो रहा था। तो 21 नस्लों तक इसका प्रयोग करने के बाद उन्होंने कहा कि जो लामार्कवाद ने सिद्धांत दिया है वो क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ अ स्पेसीज नामक पुस्तक किसकी है? जी हाँ, द ओरिजिन ऑफ अ स्पेसीज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? डार्विन ने, लामार्क ने, ओपेरियन ने या फिर वाइसमैन ने? जी हाँ, द ओरिजिन ऑफ अ स्पेसीज जो किताब है ये लिखा गया है डार्विन के द्वारा। तो इस प्रकार जो है 34 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका क्या है? 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका होगा ए नंबर, डार्विन। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का कितना नंबर है? ये 34 है, यानी 35 क्वेश्चन। जी हाँ, 35 क्वेश्चन हम लोग को देखना है। तो जो 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन इस प्रकार से है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, छोटा आपको दिखलाई दे रहा होगा। चलिए, 35 नंबर ये जो क्वेश्चन है, ये 35 नंबर क्वेश्चन है कि आर्कियोटेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? जी हाँ, आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में जो बातें बतलाई गई है उन बातों में से क्या सत्य है? यहाँ 4 ऑप्शनों में से आपको बतलाना है। यह एक जीवाश्म है, इसके जबड़ों में दांत तथा अंगुलियों में नख थे, इसमें डैने तथा पर या पंख विद्यमान थे, इनमें से सभी। तो जी हाँ, हम आपको बतलाते चले कि ये जो आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म मिला है यह क्या है? एक जीवाश्म है और इस जीवाश्म में क्या है? इसके जबड़े में दांत तथा अंगुलियों में नख पाए गए हैं, इसमें डैने तथा पर या पंख विद्यमान थे। तो अर्थात यहाँ जो राइट आंसर होगा ये तीनों गुण थे उसमें, तो यहाँ राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें सभी। 36 नंबर क्वेश्चन, एक ही प्रजातियों के बीच, जी हाँ, एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? अंतः प्रजनन, अंतर प्रजनन, बाह्य प्रजनन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन जो है वो अंतः प्रजनन कहलाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, अंतः प्रजनन। 37 नंबर क्वेश्चन, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? जी हाँ, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है? प्रवर्जनन, आणविक जातिवृत्त, क्रमिक प्रक्रम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो 37 नंबर क्वेश्चन है, ये 37 नंबर क्वेश्चन जो है इसका उत्तर जो होगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा प्रवर्जनन। जी हाँ, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज को क्या कहा जाता है? प्रवर्जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, इनमें कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करते हैं? जी हाँ, इनमें से कौन कारक है
जो कि जीवों में वंशागत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए लिंग क्रोमोसोम, ऑप्शन बी ऑटोसोम, ऑप्शन सी जीन या ऑप्शन डी न्यूक्लियस। जी हाँ, आपको बतलाना है जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशागत गुणों को ढोने वाला कारक है, जी हाँ, उसे क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। जी हाँ, जीन। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित तथा अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नताएं कहलाती हैं। जी हाँ, ये जो विभिन्नताएं हैं ये क्या कहलाती हैं, आपको बतलाना है। ये जो विभिन्नताएं होती है इन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो ये जो विभिन्नताएं होती है इन्हें किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली भिन्नताओं को किस नाम से जाना जाता है, बतलाइए। आप लोग को पता है तो जननिक विभिन्नता, कायिक विभिन्नता, आनुवांशिक विभिन्नता या फिर इनमें से सभी। जी हाँ, कायिक भिन्नता के नाम से जाना जाता है जो भिन्नता भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार के कारण उत्पन्न होती है। इस भिन्नता को कायिक विभिन्नता कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, कायिक विभिन्नता होती है। जी हाँ, देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसका इस प्रश्न का उत्तर इसमें छिपा हुआ है। कायिक विभिन्नता होती है आनुवांशिक, उपार्जित, क तथा ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो जो कायिक विभिन्नता होती है ये क्या होती है, उपार्जित होती है, यानी अर्जित की जाती है। जी हाँ, तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा आपका बी, उपार्जित। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 41 नंबर जो क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है। जी हाँ, किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है। फेनोटाइप, प्रभावी गुण, अप्रभावी गुण, जीनोटाइप या जीन प्रारूप। जी हाँ, 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा, आप देने की कोशिश कीजिए। किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाती है, फेनोटाइप, प्रभावी गुण, अप्रभावी गुण या जीनोटाइप या फेनोटाइप। जी हाँ, जीनोटाइप या जीन प्रारूप, माफ कीजिएगा, जीनोटाइप या जीन प्रारूप। तो जो जीनी संरचना होती है किसी जीव का वो आपका जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहलाती है। 42 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे पी को किस चिन्ह के द्वारा इंगित किया गया है। जी हाँ, मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था मटर के पौधों पर, तो उस प्रयोग में जो शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे थे उनको किस चिन्ह द्वारा सूचित किया गया था, यानी इंगित किया गया था। तो जी हाँ, उन्हें टीटी गुण वाला जो है इंगित किया गया था, यानी ये लंबे थे और ये जो छोटा टीटी था ये क्या था, जो बौने पौधे थे उनका गुण था। और ये जो बड़ा टी और छोटा टी है ये जो इन दोनों के प्रयोग से जब बना नया पौधा तो उसके अंदर ये गुण था। तो ये जो है ये पूछ रहे हैं कि शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे, जी हाँ, जनक पौधे को किस चिन्ह से इंगित किया था उन्होंने, तो जी हाँ, टीटी गुण वाले पौधे के रूप में उन्होंने इंगित किया था। 43 नंबर क्वेश्चन, मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग के F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या पाया गया है। जी हाँ, मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग में F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या पाया गया है। 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1 या फिर 1:2:2:4, 4:1:2:1, जी हाँ, ये 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है, क्या आप लोग को पता है? पता है तो थोड़ा कमेंट कीजिए। जी हाँ, F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूपी अनुपात उनको क्या पाया गया, तो लक्षण प्रारूपी अनुपात। देखिए यहाँ पूछ रहा है, जीन प्रारूपी अनुपात नहीं पूछ रहा है। तो जो लक्षण प्रारूपी अनुपात था, है ना, F2 पीढ़ी में, वह लक्षण प्रारूपी अनुपात आपका क्या था, जी हाँ, 3:1 था। जी हाँ, उसे क्या नाम दिया गया, 3:1। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग के
F1 पीढ़ी में उत्पन्न मटर के संकर नस्ल के पौधे को किस चिन्ह द्वारा इंगित किया गया था? जी हाँ, तो F1 पीढ़ी में जो उत्पन्न हुए थे मटर के संकर नस्ल के पौधे, उनको मेंडल ने टी गुण, जी हाँ, बड़ा टी और छोटा टी, यानी उसमें दोनों गुण था, बड़ा का भी और छोटा का भी, तो उन्होंने सूचित किया था बड़ा टी और छोटा टी से। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, मेंडल के द्विगुण संकरण प्रयोग के F2 पीढ़ी में उत्पन्न मटर के पौधे की व्याख्या के लिए लक्षण प्ररूपी अनुपात को किस प्रकार दर्शाया गया है? जी हाँ, मेंडल के द्विगुण संकर प्रयोग के F2 पीढ़ी में उत्पन्न मटर पौधे की व्याख्या के लिए लक्षण प्ररूपी अनुपात को किस प्रकार दर्शाया गया है? तो यहाँ पर जो 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। जी हाँ, सी नंबर जो होगा 9:3:3:1। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन और 45 नंबर क्वेश्चन में थोड़ी सी भिन्नता है, आपको ध्यान देना है यहाँ पर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा और गलत कर सकते हैं। यहाँ एक संकरण प्रयोग कर रहा है F2 पीढ़ी में, और यहाँ पर द्विगुण संकरण प्रयोग कर रहा है F2 पीढ़ी में। तो जी हाँ, एक संकर पूछे तो आपका 3:1 होगा, और द्विसंकरण पूछे तो 9:3:3:1 होगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन कि नर ड्रोसोफिला मेलानोसेस्टर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, नर ड्रोसोफिला, ये जो एक जीव है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है आपको बतलाना है। यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 6 ऑटोसोम प्लस XY, 6 ऑटोसोम प्लस XX, 22 ऑटोसोम प्लस XY और 22 ऑटोसोम प्लस XX। जी हाँ, तो यहाँ का जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आपका ए होगा, 6 ऑटोसोम प्लस XY। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। जी हाँ, जो 47 नंबर क्वेश्चन है इस सीरीज का, इस 47 नंबर क्वेश्चन है कि पादप जगत के पुष्पित पौधों का यह रूप किस प्रकार विकसित हुआ? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत मिलता है? जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पादप जगत के पुष्पित पौधों का यह रूप किस प्रकार विकसित हुआ, और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हमें जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत मिलता है उसे क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी, जैव विकास, सूक्ष्म विकास या आनुवांशिक विचलन? जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, जैव विकास की शाखा से हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? जी हाँ, वर्गीकरण की जो क्रिया होती है, उस वर्गीकरण की क्रिया में जो है सबसे ऊपरी पायदान पर कौन अवस्थित है? वर्ग, वंश, जगत या गण? जी हाँ, ये भी बहुत टॉप क्वेश्चन है। आप लोग क्या इसका जवाब दे सकते हैं? दे सकते हैं तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। हम जानना चाहते हैं किस किस को इसका उत्तर पता है। इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित होता है? तो जो 48 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वंश। जी हाँ, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका वंश, जो होता है सबसे ऊपर होता है। उसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन कि जीन की बारंबारता में निरुद्देश्य होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जी हाँ, जीन की बारंबारता में निरुद्देश्य होने वाला परिवर्तन जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? आनुवांशिकी, जैव विकास, आनुवांशिक विचलन या फिर सूक्ष्म विकास? जी हाँ, इसे किस नाम से जाना जाता है? आपको जो है उत्तर पता है तो कमेंट कीजिए। जी हाँ, जीन की बारंबारता में निरुद्देश्य होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जी हाँ, आनुवांशिक विचलन कहलाता है। जी हाँ, आनुवांशिक विचलन के नाम से जाना जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जी हाँ, ये जो पुस्तक है फिलोसफिक जूलॉजिक, इसको किसने लिखा है? डार्विन, लामार्क, मिलर या वाइसमैन? जी हाँ, किसने लिखा है? तो फिलोसफिक जूलॉजिक जो किताब है इसको लिखा है लामार्क ने। जी हाँ, लामार्क ने फिलोसफिक जूलॉजिक नामक किताब की क्या की है? रचना की थी। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्न में क्या नहीं था?
जी हाँ, जब इस पृथ्वी पर जीवन नहीं आया था, यानी कोई भी जीव मौजूद नहीं थे, तो इस पृथ्वी पर क्या नहीं था? CO2, NO2, O2, इनमें से सभी। जी हाँ, दिमाग लगाइए और बतलाइए कि जब इस पृथ्वी पर जीवन नहीं आया था, उस समय इस पृथ्वी पर क्या नहीं था? CO2, NO2, O2 या इनमें सभी? जी हाँ, जो राइट आंसर होगा इनमें सभी होगा। न ही कार्बन डाइऑक्साइड था, न ही NO2 था और न ही O2 था। जी हाँ, यानी यहाँ ऑक्सीजन था ही नहीं। तो इनमें से सभी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि जाति उद्भव की संभावना किसमें नहीं होती है? जी हाँ, जाति उद्भव की संभावना किसमें नहीं होती है? लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में, अलैंगिक जीवों द्वारा उत्पन्न जीवों में, स्वपरागण द्वारा उत्पन्न जीवों में, या बी तथा सी दोनों, अर्थात अलैंगिक जीवों द्वारा उत्पन्न जीवों में या तथा स्वपरागण द्वारा उत्पन्न जीवों में। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका डी होगा, यानी बी और सी दोनों, यानी जो जाति उद्भव की संभावना होती है और वो न ही अलैंगिक जीवों में होती है और न ही स्वपरागण करने वाले जीवों में होती है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर की वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? जी हाँ, वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु वे एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? असमजात अंग, समजात अंग, अवशेषी अंग या फिर लुप्त अंग। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, असमजात अंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के और भी ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए। जी हाँ, मैट्रिक के एग्जाम से पहले जितने भी आपके चैप्टर हैं, यानी जितनी भी साइंस की किताबें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उन सारे प्रश्नों को, यानी जो आपके बुक में प्रश्न दिए गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम आपको उसकी एक सीरीज लेकर आने वाले हैं और सारे प्रश्नों का उत्तर जो है आपको बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही विश्लेषण के साथ मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं एक बार अगले वीडियो में। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।